सब लोग कोशिश करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आयुर्वेद को क्यों नहीं चिकित्सा पद्धति इसको हम मान सकते, क्योंकि हमारे पास इसमें जितना ज्यादा हमारे पास फार्माकोपिया, जितना बड़ा फार्माकोपिया, उतना बड़ा फार्माकोपिया किसी मेडिकल साइंस का नहीं पूरी दुनिया। समझ रहे हैं? कितने हजारों योग, ठीक, कितनी हजारों दवाइयां, कितने सारे प्रोसीजर, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति के रूप में या वर्ल्ड की चिकित्सा पद्धति के रूप में प्रतिस्थापित नहीं हो गई। इसके पीछे दो कारण, एक तो क्या है, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट नहीं, क्या है, वी डोंट हैव द इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, और दूसरी चीज क्या है, वी डोंट हैव द इंस्टेंट मैनेजमेंट ऑफ द इमरजेंसी। ठीक, दो चीजें नहीं, दो चीज तो नहीं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ दिस एसेंस ऑफ दिस मर्म थेरेपी, मर्म चिकित्सा के आगमन के पश्चात, इसके एलिमेंट के बाद, जस्ट वी हैव द इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, वी हैव इंस्टेंट परमानेंट वे ऑफ हीलिंग, इट इज नेचुरल वे ऑफ हीलिंग, इट इज नॉन इन्वेसिव वे ऑफ हीलिंग, और इमरजेंसी भी कैसी भी हो, इमरजेंसी कौन सी होती है, दो मुख्य रूप से होती है, एक ब्रेन की होती है और एक हार्ट और लंग की होती है, ये तो होती है। इन सबको मर्म चिकित्सा के माध्यम से आप तुरंत ठीक कर सकते हो, इसको सीखने की जरूरत है। तो इसका मतलब क्या, यदि हमको विश्व में आयुर्वेद को ले जाना है, इसको प्रैक्टिसाइज करना है, या इसको हमें पॉपुलराइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें मर्म का इंजन सामने लगाना पड़ेगा। ठीक है, मर्म का इंजन लगा देंगे तो आपके पीछे पीछे सारे डब्बे निकल जाएंगे। ठीक, क्योंकि इसके इंस्टेंट ये नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ, जब भी हम चिकित्सा की बात करते हैं तो एक मूर्त द्रव्य चिकित्सा होती है, एक अमूर्त द्रव्य चिकित्सा होती है, जिसमें हम किसी दवाई का इस्तेमाल करते हैं वो क्या, फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग, और जिसमें हम नहीं इस्तेमाल करते वो क्या, नॉन फार्माकोपियल। देखिए, जब भी हम किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से या किसी भी और को गर्व से और जोर से विश्वास पूर्वक एविडेंस बेस्ड नहीं बताएंगे तब तक ये बात होने वाली नहीं। तो हर को कहना है, ये बातों को कहना कि भाई खा के तो हम तो रोज खिलाते हैं, एक भी आप हमें केस दिखा दो कि जिसको कितनी रिनल फेलियर होगा, किसी को नहीं, लेकिन वो नियमानुसार होना चाहिए। कैसे खानी है दवाई, ये नहीं कि आप भस्म की गोली खा के पानी पी के खाएंगे तो किडनी खराब हो। तो कैसे खिलाते हैं, उसको अनुपान से, सहपान के साथ शहद में मिला के, जिस भी अनुपान से, सहपान से, विधि के हिसाब से, भुक्तवत अभुक्तवत, है ना, कैसे खाना है, किस समय पे खाना है, जो नियम है उसके हिसाब से करेंगे तो कभी भी नहीं हो। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे मर्म चिकित्सा का एडमिट हम लोग ले सकते हैं और कैसे इसका फायदा कर सकते हैं। इसको हम लोगों ने समराइज किया कि ये क्या है, इट इज द ओल्डेस्ट वे ऑफ हीलिंग, दुनिया की सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है, इट इज इजीली अवेलेबल। इजीली अवेलेबल का मतलब क्या, आप कहीं भी कैसे भी किसी भी परिस्थिति में आप कर सकते हो, इट इज टोटली फ्री। ठीक है, ठीक है, कहीं इसमें कुछ पैसा लगना, कुछ नहीं लगना। टेलीविजन आपने खरीद लिया तो रिमोट के दबाने के पैसे होते क्या, कोई नहीं होते ना, कि आपने टेलीविजन एक बार खरीद लिया, अब रिमोट से आप चाहे उसको स्टिमुलेट कर लो, जो कौन सा चैनल लगना है, कौन सा क्या करना है, किसी की आवाज कम करनी है, आवाज बढ़ानी है, रिमोट करता है, उसके पैसे लगते हैं, नहीं लगते। ऐसा ही भगवान ने ये सिस्टम देने के साथ साथ हमको क्या दिया, रिमोट दिया, और उस रिमोट को दबाने की टेक्निक हम लोग जान पाए हैं, और उसके माध्यम से आप किसी भी ब्रेन के फंक्शन को, बॉडी के फंक्शन को आप रेगुलेट भी कर सकते हो, उसको एक तरह से अल्टर भी कर सकते हो, उसको रेगुलराइज कर सकते हो, उसको मेंटेन कर सकते हो। तो हम ये कहते हैं ये चीज है यूनिवर्सली सस्टेनेबल एंड सेल्फ डिपेंडेंट एंड ऑफन इंस्टेंट रिजल्ट ओरिएंटेड है, तो तुरंत फायदा देता है, तुरंत। यदि आप देखेंगे इंस्टेंट, देखिए जब भी कभी हम कोई दवाई देते हैं, जैसे कोई हमने पेन किलर दिया, तो पेन किलर कैसे काम करता है, हमने खाया, खाने के बाद कहाँ गया, हमारे स्टमक में गया, वहां पे बहुत सारे रिएक्शंस हुए। ये जो जानना चाहते हैं लोग, हमसे बहुत बार पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि भाई मर्म चिकित्सा काम कर सकती है, कहाँ से होती है, चिकित्सा के रूप में तो कहीं है ही, तो चिकित्सा के रूप में नहीं है तो क्या है। देखिए, बार बार हम लोग कहते हैं, हम लोगों से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मर्म पर आघात होने से चोट लगती है, आप उसको दबा रहे हो, उसमें प्रेशर दे रहे हो, उसमें क्या होगा, तो ये तो खतरनाक चीज है, इसमें करोगे तो नुकसान हो सकता है, ये कष्ट है नहीं। मर्म को मानवती की मरवानी कहते हैं, तो इसलिए चोट लगती है तो मर जाएगा, जिससे छूट होगे तो गड़बड़ होगा। तो हम लोग उसको एक छोटे से उदाहरण से समझाते हैं। यदि हम आप लोगों से कहें कि भाई आज तो आप अमिताभ बच्चन लग गए, तो आप नाराज होंगे, खुश होंगे, खुश होंगे ना, अरे आज तो भाई अमिताभ बच्चन लग गए आप तो। और यदि हम आपसे कहेंगे बहुत अमिताभ बच्चन बनते हो तो क्या होगा, आप खुश होंगे, नाराज होंगे। तो आपको मर्म चिकित्सा के संदर्भ में ये उदाहरण ध्यान रखना कि whenever we are talking about the चिकित्सा, तो we have to stimulate the मर्म पॉइंट, we are not irritating the मर्म पॉइंट। ठीक है, तो मर्म चिकित्सा में क्या करना है, हमको उसका स्टिमुलेशन करना, and we have not to irritate the मर्म पॉइंट and we have not to damage the मर्म पॉइंट, so you have to prevent the injury to the मर्म पॉइंट।
किसी भी प्रोसेस में मर्म को इंजरी ना हो इसका प्रभुत्व करना। देखिए जब भी हम आयुर्वेद की बात करते हैं, योग कितना करना चाहिए वो लिखा है, व्यायाम कितना करना चाहिए लिखा है, आयुर्वेद की औषधि कितनी खानी है लिखा है, भोजन कितना करना है लिखा है, भोजन कैसे खाना है लिखा है, कब उठना है लिखा है, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि मर्म चिकित्सा कैसे करनी चाहिए, कितनी बार करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, कहीं लिखा नहीं लिखा। तो जब ये भय हम लोगों के दिमाग में था कि कैसे मर्म चिकित्सा की डोज का निर्धारण करें, तो हम लोगों को कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सूत्र ढूंढने पड़े कि भाई कैसे की जानी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितने समय की जानी चाहिए। तो जब हम लोगों ने देखा कि क्या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है, ये यही का एक कार्यक्रम था, चाइनीज जो बच्चे थे ना वहां जो उसमें हुए थे, उसके ये चाइनीज का पेट है उसमें चाइनीज में भी लिखा है, लेकिन उन्होंने बीच में जो लिखे हैं शब्द बीच में जो उधर दिख रहे हैं डब्बे डब्बे से दिख रहे हैं, जैसे स्टमक लिखा है तो स्टमक के ऊपर डब्बे डब्बे बना रखे हैं, तो वो चाइनीज में लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोगों ने कहां से इसको पाया, कैसे इसको समझ पाया, तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। जब हम ये मंत्रों की बात करते हैं, चाहे ये दो महामंत्र हैं, इसको मृत्युंजय मंत्र कहते हैं और एक हमारा गायत्री मंत्र होता है, चाहे हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें कुछ अंगन्यास और करन्यास करते हैं, देखा। और जब हवन करने के बाद कुछ आज्य शेष होता है, जो बचता है वो हम घी में मिला के करते हैं, कहाँ लगाते हैं, यहाँ तिलक लगाते हैं, फिर गले में लगाते हैं, फिर इधर विभिन्न हिस्सों में लगाते हैं, नाभि में लगाते हैं, हृदय पे लगाते हैं, ये सब बाहु पे लगाते हैं। तो चंदन हो, चाहे रोली हो, चाहे गंगा जल हो, उन चीजों का स्पर्श हम लोग विभिन्न शरीर के अंगों पर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये अंगन्यास एंड करन्यास इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑल स्पिरिचुअल जो राइट्स है, रिचुअल्स है, उन पे हम लोग करते हैं। जो धार्मिक जितने भी कार्य होते हैं, जितने भी आध्यात्मिक हम पूजा पद्धति के कार्य करते हैं, उनमें निश्चित रूप से इन्हीं मंत्रों का स्पर्श करते हैं हम लोग। तो जब हम लोगों ने देखा कि बचपन से ये देखते हैं कि ये कुछ लोग यहाँ छू रहे, तो ये आणी उर्वी तो है, जहाँ पे ओम अस्त्राय फट करके जब हम ये करते हैं तो ये तल हृदय ही तो पे तो कर रहे हैं। तो लगा कि ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारी वैदिक जो परंपरा है, वैदिक जो चिकित्सा जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जो हमारे कर्मकांड है, उनसे जुड़ा हुआ है। कर्मकांड हम कब करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि नमाज कितनी बार पढ़ते हैं हम लोग, 5 बार। ऐसे संध्या कितनी बार करते हैं, 3 बार। त्रिकाल संध्या करिए, उसको क्या कहा जाता है, त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या का मतलब होता है जब रात्रि और सुबह मिलती है तो उसको पहली संध्या होती है, प्रथम संध्या होती है, जिसको हम प्रातः काल या ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। फिर दोपहर में जो 12 से 2 बजे का समय होता है उसको हम दोपहर का टाइम करते हैं, या दोपहर कहते हैं। फिर जहां दोनों पहर मिलते हैं उसको दोपहर कहते हैं। फिर शाम को ऐसे ही 5 से 7 बजे का टाइम जो संध्या होती है, उसको हम ये मान के चलते हैं कि रात्रि का टाइम जब सोते हैं तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते, तो 3 इसी 12 घंटे में हम लोग उसको 3 में डिवाइड करते हैं। तो ये त्रिकाल संध्या के साथ किया जाने वाला काम था। तो हम लोगों ने क्या किया कि मर्म चिकित्सा को कितनी बार करना है, दिन भर में 3 बार। इसके पीछे वैज्ञानिक आधार क्या है कि we are stimulating some specific part of the body, a number of neurohumors are going to be released through different part of the body or different part of the endocrine system. समझ रहे मेरी बात, कि जब भी हम कोई स्टिमुलस देते हैं, जैसे आपने देखा कि यदि हम कहीं जा रहे हैं और जाते में हमें कोई गोल रस्सी से जैसी पड़ी रही दिखेगी और दिखते ही हमें क्या हुआ, डर लग गया, तो डर के क्या होगा, शरीर में कुछ ना कुछ बायोकेमिकल चेंजेस होंगे, ठीक है। यदि कोई थप्पड़ मार दे, कोई हमारा अपमान कर दे, तो हमारा चेहरा लाल हो जाएगा। एड्रेनलिन है, नॉरएड्रेनलिन है, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन जिसको हम कहते हैं, एसिटाइलकोलिन है, बहुत सारी चीजें, एंडोर्फिन्स हैं, पता नहीं कितनी चीजें, क्या क्या चीजें जो बनती है उसका हमें पता भी नहीं। और हजारों लाखों की संख्या में ओपियोइड से कई हजारों लाखों गुना ऐसे केमिकल्स भी हमारे शरीर में बनते हैं, जो जिसका परिणाम हमको मर्म चिकित्सा में दिखाई देता है। कि मर्म चिकित्सा में कैसे दिखाई देता है कि जब भी हम कोई एनाल्जेसिक दवाई या कोई एंटीस्पास्टिक जैसे बोटॉक्स देते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि पर्सन सफरिंग विद सेरेब्रल पाल्सी और सम अदर ब्रेन लीजन, देयर मे बी सम स्पास्टिसिटी इन द डिफरेंट एक्सट्रीमिटीज। चारों एक्सट्रीमिटी में कहीं पे कोई भयंकर स्पास्टिसिटी है, तो उस स्पास्टिसिटी के लिए कहते हैं कि जो एसिटाइलकोलिन है, तो एसिटाइलकोलिन इज रिस्पांसिबल फॉर द स्पास्टिसिटी। और उसमें जहां पे एंड प्लेट होती है वहां पे कोलिन स्ट्रेस उसके बीच में निकलता है, कोलिन स्ट्रेस उसको एसिटाइलकोलिन को खत्म करता है, इंस्टेंट वो उसकी जो एक तरह से स्पास्टिक इफेक्ट है उसको खत्म करता है, ठीक है। लेकिन उसको करने में काम करने के लिए भी समय चाहिए, इट टेक्स टाइम।